स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके वाला पे। दोस्तों, आज आपको मैं इतिहास का कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो सभी तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमेशा पूछते रहते हैं। तो आज से हम लोग का इतिहास का जो एक हिस्ट्री का न्यू फाउंडेशन बैच जो स्टार्ट हो चुका है, उसमें जो है क्लास आज हम लोग 3 करेंगे, जिसमें आपको प्राचीन इतिहास के बारे में सभी जानकारी दिया जाएगा। तो चलिए, हम लोग का क्वेश्चन जो है आज से पहला क्वेश्चन हम लोग का आ चुका है यहाँ पे। चलिए, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन इतिहासकारों ने भारत को क्या कहा है। मध्यकाल के जो इतिहासकार थे, ये भारत को जो है किस नाम से पुकारते थे। इसे हिंद या हिंदुस्तान कहते थे। क्या कहते थे? हिंद या हिंदुस्तान। जो मध्यकालीन भारत के लोग जो थे, इतिहासकार, जो ये हिंद या हिंदुस्तान जो है कहते थे। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का ऋग्वैदिक नाम ऋग्वैदिक काल के कौन से प्रमुख जन पर पड़ा है। भारत का जो नाम है ऋग्वैदिक काल के कौन से जन पर पड़ा है दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, भरत के नाम पर जो है पड़ा है। किसके नाम पर? भरत के नाम पर जो है पड़ा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भौगोलिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया है। भौगोलिक दृष्टि से जो है भारत को कितने भागों में जो है बांटा गया है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, भौगोलिक दृष्टि से भारत को जो है 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो 4 भागों में जो है बांटा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत को महाकाव्य तथा पुराणों में क्या कहा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत को महाकाव्य तथा पुराणों में क्या कहा गया है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, भारतवर्ष के नाम से जो है इसे जाना गया है। कि कौन से नाम से? तो भारतवर्ष के नाम से इसे जाना गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विष्णु पुराण में भारत के निवासियों को क्या कहा गया है। विष्णु पुराण में जो है भारत के निवासियों को जो है क्या कहा गया है। इसका जो सही आंसर होगा, विष्णु पुराण में भारत के निवासी को जो भारती कहा गया। क्या कहा गया है? भारती कहा गया। भारतीय जो है कहा गया है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्खनन में मिले अस्थि पंजरों के आधार पर कौन से विद्वान ने भारतीय आदिम जाति को 6 भागों में विभाजित किया है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि उत्खनन में मिले अस्थि पंजरों के आधार पर कौन से विद्वान ने भारतीय आदिम जाति को 6 भागों में विभाजित किया है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, बी एस गुहा जो थे, भारतीय आदिम जाति को जो 6 भागों में विभाजित करने का कार्य करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय आदिम जाति को 6 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में भारतीय आदिम जाति को कितने भागों में जो विभाजित किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, 6 भागों में जो है भारतीय आदिम जाति को जो है विभाजित किया गया है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास को कितने भागों में जो है विभाजित किया गया है दोस्तों। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में जो है इसे विभाजित किया गया है। कौन कौन सा भाग है, चलिए जानते हैं। पहला भाग है दोस्तों हमारा प्रागैतिहासिक काल है, अर्ध ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है। ये प्राचीन भारतीय इतिहास को जो 3 भाग में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को, अर्ध ऐतिहासिक काल को और ऐतिहासिक काल को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन इतिहास को कौन से काल में मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास के कौन से काल में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्राचीन भारतीय इतिहास के दोस्तों कौन से काल में जो है कोई लिखित साक्ष्य जो उपलब्ध नहीं है, पूछा गया है। केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। केवल पुरातात्विक साक्ष्य मतलब यहाँ पे उपलब्ध है। तो कौन से काल में दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल में जो है कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य जो यहाँ पे उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के कौन से काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु उसे जो है पढ़ा नहीं गया है। लेकिन उसे दोस्तों पढ़ा नहीं गया है। तो उसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, अर्ध ऐतिहासिक काल में जो अर्ध ऐतिहासिक काल में जो है एक लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन उसे जो है पढ़ा नहीं गया है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन इतिहास के कौन से काल में पुरातत्व एवं साहित्यिक दोनों उपलब्ध है। प्राचीन काल के कौन से काल में दोस्तों पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत ये दोनों साक्ष्य जो है उपलब्ध है। तो ऐतिहासिक काल में जो है, प्राचीन काल के ऐतिहासिक काल में ये दोनों स्रोत जो है उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक संस्कृति को कौन से काल के अंतर्गत रखा गया है। तो इसको दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के कितने प्रमुख स्रोत हैं। अब दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने, प्राचीन भारत को तीन भागों में बांटा गया था। इतिहास को प्राचीन भारत को तीन भागों में बांटा गया था। उसी तरह प्राचीन भारत इतिहास को जानने के कितने स्रोत हो सकते हैं दोस्तों। इसका तीन प्रमुख स्रोत है, तीन जो है प्रमुख स्रोत है। पहला है आप दोस्तों पुरातात्विक स्रोत। पहला कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत। दूसरा हो जाएगा दोस्तों साहित्यिक स्रोत। दूसरा जो है ये साहित्यिक स्रोत है। और तीसरा जो है विदेशी यात्रियों का विवरण है। कौन सा है? विदेशी यात्रियों का विवरण है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन है कि पुरातत्ववेत्ता केवल वस्तु को ही नहीं खोजता बल्कि मनुष्य को भी खोजता है। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह जो कथन है दोस्तों सर मल्टीमल मिलिहर के द्वारा जो लिखा गया है, सर मल्टीमल मिलिहर के द्वारा जो है ये क्वेश्चन ये जो है कथन दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा का पता किसके आधार पर पुरातात्विक स्थल होने की पहचान की गई थी। हड़प्पा सभ्यता का पता किसके आधार पर पुरातात्विक स्थल होने की पहचान की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों प्राचीन ईंट के आधार पर जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है पता लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्खनन के कितने प्रकार होते हैं। उत्खनन के जो है कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। तो इसके दो प्रकार होते हैं, एक लंबवत उत्खनन होता है और एक क्षैतिज उत्खनन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एक नोट दिया गया है दोस्तों कि उत्खनन के समय सबसे ऊपरी सतह से प्राप्त अवशेष सबसे नवीन संस्कृति के बारे में बताते हैं तथा सबसे निचली सतह से प्राप्त अवशेष उस स्थल की सबसे प्राचीन संस्कृति के बारे में बताते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे है दोस्तों कि उत्खनन जो होता है किसी भी कहीं भी कोई सा जगह पे वहां पे जो सबसे ऊपर में जो सतह पर जो नवीन पुरातात्विक वस्तु जो मिलती है वो नवीन संस्कृति मतलब बहुत पहले आधुनिक संस्कृति के बारे में बताते हैं। और वही सबसे नीचे में जो पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, पुरातात्विक वस्तु होते हैं, वो प्राचीन संस्कृति के बारे में हमें बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अलेक्जेंडर कनिगम का जन्म कब हुआ था। तो 1814 ईस्वी में जो है अलेक्जेंडर कनिगम का जन्म हुआ था। 1893 में उनका जो है मृत्यु हो गया था। अलेक्जेंडर कनिगम का मृत्यु कब हो गया था? 1893 ईस्वी में जो है उनका मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अलेक्जेंडर कनिगम पुरातत्ववेत्ता से पहले किस कार्य पर थे। ये जो अलेक्जेंडर कनिगम थे दोस्तों पुरातत्ववेत्ता से पहले किस कार्य पर थे। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ब्रिटिश सेना में इंजीनियर के पद पर ये कार्य थे। ब्रिटिश सेना में जो है इंजीनियर के पद पर जो है कार्य कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सेना में इंजीनियर के पद पर कार्य करने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम किससे मिलने के बाद अपने कार्य को जो है त्याग दिया था। तो जेम्स प्रिंसेप से मिलने के बाद, किससे मिलने के बाद दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप से मिलने के बाद इन्होंने जो है अपना कार्य को त्याग दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर कनिंघम कब भारत सरकार के पुरातत्ववेत्ता सर्वेक्षण कार्य में जो है नियुक्त हो गई थी। तो 1861 ईस्वी में। कब? 1861 ईस्वी में जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत सरकार के द्वारा पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य में जो है नियुक्त किया गया था 1861 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अलेक्जेंडर कनिंघम कहाँ कहाँ पर उत्खनन किया था। अलेक्जेंडर ने जो है कहाँ कहाँ पर जो है उत्खनन किया था। तो ये उन्होंने तीन जगह पे जो है उत्खनन किया था। पहला है दोस्तों सारनाथ में, उसके बाद सांची में और तक्षशिला में उत्खनन कार्य किया था। तीन जगह पर अगर पूछा जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहाँ कहाँ पर उत्खनन किया था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है तीन जगह पर जो उत्खनन किया था, सारनाथ में किया था, सांची में किया था और तक्षशिला में जो उत्खनन किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अलेक्जेंडर कनिंघम को कब पुरातत्व विभाग का निर्देशक नियुक्त है किया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम को कब पुरातत्व विभाग का जो है निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो 1870 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को है पुरातत्व विभाग का जो निर्देशक नियुक्त किया गया था। और अलेक्जेंडर कनिंघम जो है पुरातात्विक विभाग में कब गए थे। तो 1861 ईस्वी में गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुरातत्ववेत्ता का पिता किसे कहा जाता है। तो पुरातत्ववेत्ता का पिता भी दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहा जाता है। किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक किसे कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है, अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जो है जनक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जेम्स प्रिंसेप का जन्म कब हुआ था।
जेम्स प्रिंसेप का जो है जन्म दोस्तों कब हो गया था? तो जेम्स प्रिंसेप का जन्म हुआ था 1799 ईस्वी में। कब हुआ था? 1799 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप का जन्म हुआ था। और मृत्यु 1840 ईस्वी में हुआ था। कब? 1840 ईस्वी में मृत्यु उनका हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जेम्स प्रिंसेप कौन से सोसाइटी के संस्थापक थे? मतलब कौन जेम्स प्रिंसेप कौन से सोसाइटी के जो दोस्तों संपादक थे? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी के जो संस्थापक थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो है संपादक जो थे, जेम्स प्रिंसेप थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि खरोष्टी लिपि को पढ़ने वाला सर्वप्रथम विद्वान कौन था? ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि को पढ़ने वाला सर्वप्रथम विद्वान कौन था दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप था। यह जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में जो है जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को जो है पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि खरोष्टी लिपि को पढ़ने वाला सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था? तो अभी मैंने आपको बताया 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि खरोष्टी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने कौन सी लिपि की सहायता से पढ़ा है? तो कौन सी लिपि की सहायता से पढ़ा है दोस्तों? इसे यूनानी लिपि की सहायता से पढ़ा है, जो हिंदी यवन शासक के द्वारा जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 1900 ईस्वी के मस्की से प्राप्त लेख में अशोक का नाम भी मिल गया है। 1915 से ईस्वी में मस्की से प्राप्त अशोक का जो है नाम इसमें जो मिल गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जेम्स प्रिंसेप कहाँ के महापारखी थे? पूछ दिया है क्वेश्चन कि जेम्स प्रिंसेप कहाँ के महापारखी थे? ये दोस्तों बनारस और कोलकाता के, बनारस और कोलकाता के टकसाल के महापारखी थे। बनारस और कोलकाता के टकसाल के जो महापारखी कौन थे? जेम्स प्रिंसेप थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जेम्स प्रिंसेप कौन कौन से विद्वान मतलब विज्ञान का अध्ययन किए थे? जेम्स प्रिंसेप जो थे कौन कौन से विज्ञान का अध्ययन किए थे? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, मुद्रा शास्त्र, धातु विज्ञान, मौसम विज्ञान और मौसम विज्ञान का जो अध्ययन किए थे। मतलब 3 तरह के विज्ञान का अध्ययन किए थे। कौन कौन? तो मुद्रा शास्त्र का अध्ययन किए थे, उसके बाद धातु विज्ञान का अध्ययन किए थे, उसके बाद मौसम विज्ञान का अध्ययन किए थे। मतलब 3 प्रकार के जो है विज्ञान का जो ये अध्ययन किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जेम्स प्रिंसेप के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी इंडियन एंटीक्विटीज। इंडियन एंटीक्विटीज जो किसके द्वारा लिखा गया था? ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा लिखा गया था। सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? सबसे प्राचीन अभिलेख दोस्तों यहाँ पे कौन सा है पूछ दिया है। तो मध्य एशिया के बगजोई से प्राप्त अभिलेख जो है सबसे प्राचीन माना जाता है। मध्य एशिया के बगजोई से प्राप्त अभिलेख जो है सबसे प्राचीन माना जाता है। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन से शासक के हैं? भारत के जो सबसे प्राचीन अभिलेख जो है कौन से शासक के हैं? तो अशोक के द्वारा जारी किया गया अभिलेख दोस्तों, जो लगभग 300 ईस्वी पूर्व के हैं, सबसे प्राचीन अभिलेख माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से इतिहासकार ने अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिख डाला था? क्वेश्चन है कि कौन से इतिहासकार ने अभिलेख के आधार पर जो है अशोक का इतिहास लिख डाला था? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, D.R. भंडारकर महोदय ने, डॉक्टर भंडारकर महोदय ने जो है अशोक के अभिलेख के आधार पर उनका इतिहास लिख डाला था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख किन किन लिपि में मिलते हैं? अशोक का जो है अभिलेख किन किन लिपि में मिलता है दोस्तों? ये ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, यूनानी लिपि तथा अरमाइक लिपि में। लेकिन पढ़ने की जो अभी तक जो अशोक का अभिलेख पढ़ा गया है सिर्फ ब्राह्मी लिपि में ही पढ़ा गया है। कौन पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मस्की, गज्जर, निट्ठर और उद्यम गोलम से प्राप्त अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेखन है। मस्की, गुज्जर, निट्ठर और उद्यम गोलम से प्राप्त अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट जो है उल्लेख मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देवानामपियादिसी किस शासक को कहा जाता है? देवानामपियादिसी जो है ये किस शासक को कहा जाता है? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, अशोक को जो है देवानामपियादिसी कहा जाता है। और देवानाम पियादिसी का अर्थ क्या होता है? तो देवानाम पियादिसी का दोस्तों अर्थ होता है देवों का प्यारा। किसका दोस्तों? देवों का प्यारा जो है देवानाम पियादिसी का अर्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन से
शासक ने मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ दिल्ली में लाकर उन पर लिखे अभिलेख को अपने दरबारी विद्वान से पढ़वाने की जो कोशिश की थी 14वीं सदी ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने। यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन कि फिरोज शाह तुगलक जो एक शासक था दोस्तों, 14वीं सदी का जो शासक फिरोज शाह तुगलक था, इसने मेरठ और टोपरा से जो है अशोक स्तंभ दिल्ली मंगवा कर दिल्ली लाकर उन पर जो है लिखे अभिलेख को जो है अपने दरबारी से पढ़वाने की जो है कोशिश किया था 14वीं शताब्दी ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जेम्स प्रिंसेप ने कितने ईस्वी में अशोक द्वारा लिखी गई ब्राह्मी लिपि को जो है पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार जो है रिपीट क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ने के लिए जेम्स प्रिंसेप ने कौन से शासन के द्वारा जारी किए गए सिक्कों का सहारा लिया था? सिक्कों का जो है सहारा लिया था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हिंद यवन शासक के द्वारा जो सिक्का जारी किया गया था, उनसे उनसे जो है ये सहारा लिए थे। एक तरफ जो यूनानी लिपि और दूसरी तरफ जो ब्राह्मी लिपि में जो है यहाँ पे इस सिक्के पे जो है लिखे होते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख के जो है अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेख के अध्ययन को दोस्तों एपिग्राफी जो है अभिलेख के अध्ययन को कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि एपिग्राफी किसके अध्ययन को कहा जाता है, तो अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से कितने वर्ष पुरानी सैंधव सभ्यता का जो है हमें पता चलता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से कितने वर्ष पुरानी सैंधव सभ्यता का जो है पता चलता है? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों 5500 वर्ष पुरानी जो है इस सभ्यता का पता चलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने साल पुरानी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों 8000 साल पुरानी मानी जाती है। कितनी? 8000 साल पुरानी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश में लोहे का प्रयोग कितने ईस्वी पूर्व प्रारंभ हो गया था? देश में जो है लोहे का प्रयोग कितने ईस्वी पहले हुआ था? तो 1000 ईस्वी वर्ष पहले जो है देश में जो लोहे का जो है प्रयोग किया जाना था। चलिए हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। हम लोग का दोस्तों आज का जो है लास्ट क्वेश्चन हो चुका है। शैली कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों शैली पूछा है दोस्तों, ये क्या है? तो शैली एक मंदिर निर्माण कला होता है। ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का शैली होता है? ये 3 प्रकार का शैली होता है। पहला है दोस्तों उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, उत्तर भारत में स्थित एक नागर शैली है। मध्य भारत में स्थित एक बेसर शैली है और दक्षिण भारत में स्थित एक द्राविड़ शैली है। ये 3 प्रकार के जो है शैली होते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह के जीके क्वेश्चन जो है आपको डेली बेसिस पे मिलता रहेगा, आप जरूर पढ़िएगा। और दोस्तों ये जो जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेलवे, बिहार पुलिस और सभी तरह के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए हमारे चैनल को आप जो अगर आप नए हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।